आज हम करेंगे 8th क्लास का 6th लेसन उपनिवेशवाद और शहर। उपनिवेशवाद का मतलब क्या है? उपनिवेशवाद और शहर। उपनिवेशवाद का मतलब है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना लेता है, उस पर अपना अधिकार कायम कर लेता है। जैसे अंग्रेजों ने जब भारत पे अपना अधिकार कायम किया था और हमें गुलाम बनाया था, तो ऐसी सिचुएशन या ऐसी स्थिति में देश को कहा जाता है उपनिवेशवाद। जब कोई देश किसी को गुलाम बना लेता है तो वो उपनिवेशवाद कहलाता है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, उपनिवेशवाद क्या है और उपनिवेशवाद जब स्थापित हो गया तो शहरों की क्या स्थिति रही। औपनिवेशिक शासन में मतलब जब कोई देश किसी देश पे कब्जा कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में या ऐसे शासन में शहरों का क्या हुआ। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गांवों का जीवन किस प्रकार बदल गया है। ब्रिटिश सत्ता मतलब जब अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया, तो उसके बाद गांव में किस प्रकार जीवन बदला, क्या क्या वहां पे परिवर्तन आया, और गांव के साथ साथ शहरों में क्या हुआ। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के कस्बे कस्बे होता है गांव या शहर की चर्चा करते हैं। मदुरई जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास ढाका जैसे उत्पादन शहरों या सूरत जैसे बंदरगाह या एक साथ कई तरह के काम करने वाले कस्बों से बिल्कुल अलग मिलेगा। देखिए, हर शहर और हर गांव का विकास या जो परिवर्तन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मदुरई जो शहर है, वहां मंदिर बहुत ज्यादा है। मदुरई जो शहर है वो मंदिर वहां पे बहुत ज्यादा है। तो ऐसे अगर हम जगह के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पे मंदिरों का निर्माण ज्यादा हुआ हो। मदुरई जगह फेमस क्योंकि वहां पे मंदिरों का निर्माण बहुत ज्यादा है। लेकिन और इसके अलावा बहुत सारी जगह है, जैसे ढाका है, सूरत, बंदरगाह जिस तरीके के हैं। ये जो है कई देश सॉरी कई जो शहर है या कई जो राज्य है, वो मंदिरों के लिए फेमस है। तो कई किस लिए फेमस है कि वहां पे फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा है, उत्पादन कार्य बहुत ज्यादा है। कहीं पर खेती बहुत ज्यादा होती है, कहीं पर मंदिर बहुत ज्यादा है, कहीं पर उत्पादन काम बहुत ज्यादा होता है, फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा है। तो हर शहर या हर जो राज्य होता है, उसका जो विकास है वो अलग अलग दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि हर गांव का विकास एक दिशा में हो रहा है या हर शहर का विकास एक दिशा में हो रहा है। कहीं पर किसी चीज का उत्पादन ज्यादा है, कहीं पर कोई चीज ज्यादा फेमस है। तो वो अलग अलग है। कस्बे मतलब होता है गांव। तो गांव और शहर अगर हम दोनों की चर्चा करते हैं, तो गांव गांव में भी अंतर मिलेगा, सारे गांव का विकास भी एक जैसा नहीं होगा। और इसी तरह जो शहर है, उन सब शहरों का विकास भी एक जैसा आपको नहीं मिलेगा। पश्चिमी विश्व के ज्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकीकरण का मतलब होता है जब फैक्ट्री या उद्योग धंधे बहुत ज्यादा मात्रा में स्थापित हो जाए के साथ सामने आए। ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेजी से फैले, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में इन शहरों की तरफ आ रहे थे। जब जो ब्रिटेन है उसमें लीड्स और मैनचेस्टर है जगह का नाम है, ये औद्योगिक शहर थे क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रियां, कंपनियां बहुत ज्यादा स्थापित हो गई थी। और इनका विकास तेजी से क्यों हुआ? क्योंकि लोग, अब जहाँ पे फैक्ट्रियां होगी, कंपनियां होगी, वहां पे लोगों को ज्यादा काम मिलेगा, लोग नौकरी करेंगे वहां पे कंपनियों में। तो नौकरी, फिर जहाँ पे लोग काम करते हैं वहां पर ही रहना शुरू कर देते हैं। तो मकान, मकान के अलावा और रहने के लिए जो अन्य सुविधाएं होती है, उसके चक्कर में क्या हुआ कि ज्यादातर लोग कहाँ जाने लगे? शहरों की ओर जाने लगे। तो शहरों का विकास हुआ। लेकिन 19वीं सदी में भारतीय शहर पश्चिमी यूरोप के शहरों की तरह तेजी से, जिस तरह ब्रिटेन में इन शहरों का विकास बहुत ज्यादा हो रहा था, यहाँ पे उद्योग धंधे, कंपनियां बहुत ज्यादा थी, उसी समय में भारत में बहुत सारे शहर ऐसे थे जो इनके मुकाबले या इनकी तरह ही वो विकसित नहीं हो पाए थे। जरूरी तो नहीं है ना कि वहां पर फैक्ट्रियों की स्थापना हो गई, उद्योग धंधों की स्थापना हो गई, लोगों को रोजगार मिल गया, तो बाकी देश में भी ऐसा ही होगा। अब आता है कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए, इस लेसन में उपनिवेशवाद और जो शहरी लेसन, जो 6th लेसन है आपका हिस्ट्री का, इस लेसन के जितना भी इसमें जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, उसको भी मैं एक्सप्लेन अच्छे से करूंगी। उसके अलावा जो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये सिर्फ स्टार्टिंग है। इसमें कुछ ऐसा याद रखने वाली कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए जरूरी है। तो इसलिए मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया है।
उसके बाद आता है, ये देखिए, 18वीं सदी के आखिर में कलकत्ता, बंबई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था। ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमजोर पड़ते जा रहे थे। खास चीजों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहां जो चीजें बनती थी उनकी मांग घट गई थी। जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहली वाली स्थिति में नहीं रहे। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए। इस प्रक्रिया को अक्सर भी शहरीकरण कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको ये जो शब्द आया है प्रेसिडेंसी, इसका मतलब पता होना चाहिए। प्रेसिडेंसी होता है क्या, देखिए, उस समय जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया था, जब हमें गुलाम बनाया था, तो उन्होंने क्या किया था, पूरे देश को कई टुकड़ों में बांट दिया था, जिससे कि शासन को अच्छे ढंग से किया जा सके। पूरे देश को अगर इकट्ठा करके शासन किया जाएगा तो भारत खुद बहुत बड़ा देश है, ऐसे शासन अच्छे ढंग से सफल नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है कि शासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, आसान बनाने के लिए क्या किया, पूरा जो देश है भारत, उसको तीन प्रेसिडेंसी, उसको किस में बांट दिया, तीन प्रेसिडेंसी में बांट दिया, तीन भागों में बांट दिया, बंबई, मद्रास और बंगाल। ये तीनों प्रेसिडेंसी सूरत, मद्रास और कलकत्ता में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों को ही ध्यान में रखकर बनाई गई थी। आपने जैसे कि इससे पहले वाले लेसन में पढ़ा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो 1600 ईस्वी में आई थी, ये जो कंपनी है, ये सबसे पहले ये कंपनी आई थी। इसका उद्देश्य क्या था, भारत पर व्यापार करना और मुनाफा कमाना। ये कंपनी क्या करती थी, भारत में लोगों से बहुत सारी चीजों का उत्पादन कराती थी, उनको सस्ती कीमत पे खरीदती थी और दूसरे देशों में जैसे ब्रिटेन में और बाकी यूरोप के देशों में महंगी कीमत पे बेचती थी। तो ये व्यापार के द्वारा ये कंपनी व्यापार के उद्देश्य से हमारे देश में आई थी। धीरे धीरे क्या किया इस कंपनी ने, नवाब, क्योंकि जब ये कंपनी आई थी 1600 में, उससे पहले मुगल साम्राज्य था, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, ये जो मुगल सम्राट थे, इनका हमारे ऊपर, मतलब हमारे देश में जो राज्य थे, ये वो इनके अधीन थे, ये शासन करते थे। अब इस कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे राजाओं महाराजाओं का जो शासन था उसको धीरे धीरे खत्म करके, और क्या किया, सारे राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया, अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिससे कि क्या हो, जहाँ इसको देखो, जहां पर राजा का शासन होता है, जहां पर नवाब होंगे, तो जो प्रजा होगी, जनता उनकी बात ही मानेगी, उनके हिसाब से कानून बनेंगे, और जिस तरीके से वो शासन चलाएंगे उसी तरीके से लोगों को शासन संचालित करना होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जब राजा महाराजाओं का शासन होता है तो जनता उनके मुताबिक ही काम करेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएगी, क्योंकि जो शासन है वो तो नवाब चला रहे हैं, राजा महाराजा चला रहे हैं, तो डायरेक्ट ये शासन नहीं कर पाएगी। तो इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाबों राजा महाराजा जो थे उनको हटा के, धीरे धीरे प्लानिंग के तहत उनको हटा के पूरे देश को अपने कब्जे में कर लिया। ये आई क्या करने थी, व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे इसने पूरे देश पे कब्जा कर लिया, और यहीं से ब्रिटिश शासन जो था उसकी, अंग्रेजों की हमारे ऊपर, जो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, यहाँ से उसकी शुरुआत हुई ब्रिटिश शासन की। तो कहने का क्या है कि कहने का मतलब क्या है, जो प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसी जो शब्द इसमें आया उसका मतलब क्या है कि अंग्रेजों ने पूरे देश को टुकड़ों में बांट दिया जिससे कि शासन अच्छे ढंग से हो सके। जैसे बम्बई प्रेसिडेंसी, ये नाम है, मद्रास, कलकत्ता, ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के, मतलब अंग्रेजों के समय में, ब्रिटिश शासन काल में, ये जो तीनों शहर थे ये उनका मतलब मेन अड्डा बन गए। उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमजोर पड़ते जा रहे थे। यहाँ से ये जो कलकत्ता, बंबई और मद्रास है, ये ताकतवर बन गए, और उस दूसरे जो राज्य थे बाकी सारे कमजोर हो गए। क्यों, क्योंकि वहां बाकी राज्यों में जो चीजें बनती थी, जिनका उत्पादन होता था, उनकी डिमांड नहीं थी, उनकी मांग कम हो गई थी। अब जब मांग कम होगी तो क्या होगा, जब मांग का उत्पादन हो रहा है, उसकी मांग कम हो रही है, तो क्या होगा, उस राज्य की तरक्की नहीं हो पाएगी, विकास नहीं हो पाएगा। जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहली वाली स्थिति में नहीं रहे। अब इन कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास में, यहाँ पे व्यापार का काम ज्यादा होने लगा, क्योंकि ये मुख्य केंद्र बन गया ब्रिटिश शासन का, यहाँ पे ज्यादा व्यापारिक कार्य होता था। तो अब जो बाकी जो राज्य थे, जो बाकी जगह थी, वो धीरे धीरे पिछड़ गए। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया, स्थानीय राजा मतलब अंग्रेजों से पहले
जो राजाओं का शासन था, उनको जब अंग्रेजों ने हरा दिया तो शासन के नए केंद्र का मतलब होता है जब ब्रिटिश शासन आया तो जो राजा महाराजा थे उनका जो शासन था वो भी बिल्कुल ढह गया, खत्म हो गया। और इसको कहा जाता है विशहरीकरण। देखिए, विशहरीकरण का मतलब क्या होता है? जब अंग्रेजों का मतलब होता है यहाँ ब्रिटिश शासन ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया, और जब अंग्रेजों ने पुराने जो राजा थे हमारे, जो शासन करते आ रहे थे इससे पहले, उनको हराकर जब खुद सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली तो उसको कहा जाता है विशहरीकरण। तो इसमें से आपका क्वेश्चन क्या बनता है? देखिए, कई बार क्वेश्चन आता है कि 18वीं सदी के आखिर में कौन कौन सी जगह या कौन कौन से शहर प्रेसिडेंसी शहर के रूप में विकसित हुए। क्वेश्चन क्या है इसका? 18वीं सदी में कौन कौन से शहर प्रेसिडेंसी शहर के रूप में विकसित हुए? तो इसका आंसर आएगा कलकत्ता, बंबई और मद्रास। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसका ये बनता है, विशहरीकरण किसे कहा जाता है? विशहरीकरण का मतलब क्या होता है? जब अंग्रेजों ने पुराने राजा महाराजाओं के शासन को हटा दिया और खुद सारे शासन पे अपना कब्जा कर लिया, तो उसको कहा जाता है विशहरीकरण। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, एक तो प्रेसिडेंसी शहर के रूप में कौन कौन से राज्य विकसित हुए, और दूसरा विशहरीकरण किसे कहा जाता है। अब ये देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी पश्चिमी भारत में बंबई को मुख्य बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल करने लगी तो बंबई शहर फैलने लगा। मुख्य बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल करने लगी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंबई था वहां पर सामान को समुद्री रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह पे आदान प्रदान करना, मतलब व्यापारी काम ज्यादा होने लगा, वहां से सामानों को दूसरी जगह भेजना, दूसरी जगह से वहां पे लेना। ये काम जब बंबई से होने लगा, और किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। क्यों किया? क्योंकि इसका काम ही व्यापार को बढ़ाना था। तो क्या हुआ, ये जो शहर था बंबई शहर, इस ये भी तरक्की करने लगा, ये फैलने लगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलने लगा, यहाँ पे रोजगार मिलने लगा। उसके बाद आता है हमारा, ये देखिए, नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियां थी? जब नई दिल्ली हमारी भारत की राजधानी बनी, क्या शुरू से ही भारत की राजधानी दिल्ली थी? नहीं। तो उससे पहले कौन कौन सी राजधानियां बनाई गई? देखिए, आप ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैसे इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे जो इसका जो महत्वपूर्ण भाग है, जो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने इसको, देखिए ये मैंने आगे अंडरलाइन कर रखा है, इसको मैं बताऊंगी आपको, लेकिन इसको भी बता देती हूँ एक बार। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए। आप दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में देखते रही है। इसका मतलब क्या है कि आज के समय में अगर हम ये कहें कि हमारे भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली है। जब से हमें अ, ये हमने जब से हमने लोकतांत्रिक शासन देखा है, भारत के बारे में बात की है, भारत की आज़ादी को हमने देखा है, तो तब से हमारा जो राजधानी, हमने दिल्ली को देखा कि भारत की राजधानी दिल्ली है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यह शहर 1000 साल से भी ज्यादा समय तक राजधानी रह चुका है। इस दौरान इसमें छोटे मोटे अंतराल भी आते रहे हैं। यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियां अलग अलग समय पर बसाई गई। आधुनिक नगर राज्य दिल्ली में घूमने पर इन सारी राजधानियों के अवशेष देखे जा सकते हैं। इसमें 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बसाई गई राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण है। इसका कहने का मतलब क्या है कि हम देखते हैं कि राजधानी, जो भारत की राजधानी है वो दिल्ली है, लेकिन शुरू में अलग अलग नाम रहा है, अलग अलग राजधानियां बनी है। बाद में जाके 1912 में जो अ, अगर आप देखें तो सन 1912 में जो भारत की राजधानी है वो औपचारिक रूप से, मतलब उसके बाद दिल्ली भारत की राजधानी बनी है। उसके पहले नाम भी अलग अलग था और भारत की राजधानी भी अलग अलग थी। ये देखिए, इन सारी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी किसने बसाई थी? शाहजहां। शाहजहां कौन था? मुगल बादशाह था। शाहजहां ने क्या किया था? शाहजहां, देखिए उसके नाम से ही थोड़ा याद रखिए आप। शाहजहां जो थे
उन्होंने किसकी स्थापना की थी? शाहजहानाबाद, एक नगर था जिसका नाम रखा था उसने अपने नाम के हिसाब से ही, शाहजहानाबाद, उसकी स्थापना की थी 1639 में। इसके भीतर एक किला महल और बगल में सटा शहर था। इसकी विशेषता क्या थी? इसके अंदर एक तो बड़ा सा किला था, महल था किले जैसा, और उसके साथ में क्या था? उसका जो किला महल था उसके साथ में ही एक शहर था। लाल पत्थर से, अब वो जो महल बना हुआ था उसका, वो किससे बना था? लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया था। लाल पत्थर का बना था। इसके पश्चिम की ओर 14 दरवाजों वाला पुराना शहर था। चांदनी चौक और फैज बाजार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थी कि वहां से शाही यात्राएं आसानी से निकल सकती थी। चांदनी चौक के बीचों बीच नहर थी। आज जो हम चांदनी चौक देखते हैं जहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ है, क्या शुरू से ही ऐसा ही थी? ये देखिए, आपको एक फोटो दिखाओ, इसमें क्लियर नहीं आ रहा, आप अपनी बुक में देखिएगा। ये जो खुली खुली जगह देख देख रहे हो आप, ये आज का चांदनी चौक है। तो जितनी भीड़ इसमें आज दिखाई देती है, आज से कई हजार साल पहले वहाँ ऐसा हाल नहीं था। क्या था कि जो शाहजहाँ था, उन्होंने जो स्थापना की थी शहर की, वो था शाहजहानाबाद, और उसकी स्थापना की थी 1639 में। अब ये था कैसा? जैसा हमारा जो इसके भीतर क्या था, किला महल था और साथ में एक शहर सटा हुआ था। लाल किला जो हमारा है उसके बारे में बात की गई है। लाल किला किससे बना? लाल पत्थर से बना है। और लाल किले के सामने आप देखते हैं कई बार तो क्या है, वहां पे चांदनी चौक है, और उसके फेज बाजार जो है, उसके साथ एक फेज बाजार है, उसके बहुत चौड़ी सी सड़क है, जिससे कि शाही यात्रा है। उस समय क्या होता था, राजा महाराजा बिल्कुल ठाट बाट से अपनी यात्रा निकालते थे, जब दौरा करते थे वो बाहर निकलते थे, तो इतनी बड़ी सड़क थी कि वो आराम से वहां से निकल सकते थे। आज की तरह वहां पे भीड़ नहीं थी। शाहजहाँ के समय में और क्या था, दिल्ली सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंद्र हुआ करती थी। शाहजहाँ के समय में जो दिल्ली है, वो सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंद्र होती थी। सूफी संस्कृति जैसे जो मुसलमान जो होते हैं, उनकी जो संस्कृति होती है, उसका भी एक अहम केंद्र थी। वहाँ क्या क्या था? दरगाह थी, खानकाह थे, ईदगाह थी, बड़े बड़े चौराहे, टेढ़ी मेढ़ी गलियों, खामोश कुल देसेक और जलधाराओं पर दिल्ली वालों को नाज था। शायद इसलिए मीर तकी मीर ने कहा था, दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं है, वे तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। मतलब दिल्ली की सड़कें इतनी शानदार थी कि उसके बारे में कहा जाता कि वो सड़कें नहीं है, वो तो ऐसा लगता है कि किसी चित्रकार ने मतलब कोई एल्बम बना रखी है। जैसे हम फोटो नहीं देखते सुंदर सुंदर किसी जगह के, तो ऐसी जो हमारी दिल्ली जो है वो पहले ऐसी थी। देखिए, इसमें कई शब्द आए हैं जिसका मतलब आपको बता दीजिए। दरगाह, खानकाह, ईदगाह, ये क्या है? दरगाह क्या होता है? सूफी जो संत होते हैं उनका मकबरा होता है, उसको कहा जाता है दरगाह। खानकाह, यात्रियों के लिए विश्राम घर और ऐसा स्थान जहाँ लोग आध्यात्मिक मामलों पर, ये कौन सी जगह होती है जहाँ पे जो मुसाफिर होते हैं, जो यात्री होते हैं, वो आराम करते हैं बीच में रुक के। और भगवान, आध्यात्मिक बातें होती है, जो भगवान से संबंधित बातें होती है उन पे चर्चा करते हैं, और जो उनके साधु संत जो जिनको वो अपना गुरु मानते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं। वहाँ पे नृत्य नाच गाना होता है, संगीत कार्यक्रम होते हैं, उसको कहते हैं खानका। ईदगाह क्या होता है? मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल, जहाँ सार्वजनिक प्रार्थना और त्योहार होते हैं। जैसे भी इनकी मस्जिद होती है, कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं जहाँ पे वो प्रार्थना करते हैं। कुलदेश से क्या होता है? ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। कुलदेश से क्या होता है? एक ऐसा रास्ता जहाँ पर जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। इसमें आपका क्वेश्चन क्या बनता है? देखिए, शुरू से बता देती हूँ, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। सबसे पहले तो आता है कि प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में कौन कौन से शहर विकसित हुए, तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। फिर आता है वी शहरीकरण किसे कहा जाता है? तो वी शहरीकरण का मतलब क्या हुआ? जब अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं के शासन का अंत कर कर और सारा जो शासन था अपने हाथ में ले लिया, उसको वी शहरीकरण कहा जाता है। उसके बाद आता है शाहजहां द्वारा किस राज्य की स्थापना की गई, तो आपको लिखना है शाहजहां के द्वारा शाहजहानाबाद की स्थापना की गई। कब की गई? 1639 में। फिर कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि जो शाहजहानाबाद है, शाहजहां ने जिस राज्य की स्थापना की,
उसके विषय में बताइए। तो आपको इसका पूरा एक्सप्लेन करना होगा कि ये किला महल था, बगल में इसके शहर था, सामने चांदनी चौक था, पुराना सा सॉरी बड़ा सा सड़क थी, और इसके पश्चिम में 14 दरवाजों वाला पुराना शहर था। ये सारा आपको लिखना होगा। फिर आता है क्वेश्चन, शाहजहां के समय में दिल्ली सूफी संस्कृति का शाहजहां के समय में दिल्ली सूफी संस्कृति का किस प्रकार विकास हुआ, या फिर शाहजहां के समय में दिल्ली सूफी संस्कृति एक अहम केंद्र हुआ करती थी, व्याख्या कीजिए। या दरगाह क्या होता है, खानका क्या होता है, ईदगाह क्या होता है, कुलदेश एक क्या होता है, अलग से भी इनके बारे में पूछा जाता है। और अगर सूफी संस्कृति के बारे में आए, अगर सूफी संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। अब आता है हमारी नई दिल्ली का निर्माण। एक अतीत का ध्वंस, अतीत मतलब हिस्ट्री, जो टाइम चला गया, जो बीत चुका है। ध्वंस मतलब होता है विनाश, नष्ट होना। 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफी अलग थे। मद्रास, बंबई या कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेजों की बस्तियां अलग अलग होती थी। भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज लोग सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते। देखिए कितना पक्षपात, कितना भेदभाव होता था। 1857 की जो क्रांति हुई है उससे पहले क्या था, दिल्ली के जो दिल्ली के जो हालात है, दिल्ली की जो स्थिति है वो अन्य शहरों से काफी अलग होती थी। मद्रास, बंबई और कलकत्ता में क्या होता था, भारतीयों और अंग्रेजों में कितना पक्षपात है ये देखिए। भारतीय लोग क्या कहते काले इलाकों में रहते थे, अंग्रेज लोग गोरे इलाकों में रहते थे। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं था। खास तौर से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज भी पुराना शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही रहा करते थे। वे भी उर्दू, फारसी संस्कृति और शायरी का मजा लेते थे और स्थानीय त्योहारों में हिस्सेदारी लेते थे। कहने का मतलब क्या है कि बंबई, मद्रास और कलकत्ता, जो ये प्रेसिडेंसी जिनको बनाया गया था, यहाँ पे भारतीयों में और अंग्रेजों में बहुत पक्षपात होता था। रहने की जगह अलग थी। जैसे अंग्रेज अलग जगह रहते थे, अच्छी जगह पे रहते थे, भारतीय जो थे वो बेकार जगह पे रहते थे, गंदे इलाकों में रहा जाता था जहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिलती थी। लेकिन दिल्ली जो थी, जो भारत की राजधानी है, वहां पर ऐसा कोई पक्षपात नहीं था। अंग्रेज और जो वो थे भारतीय थे, वो इकट्ठे रहते थे, साथ में त्योहार मनाते थे। मतलब इस तरीके का कोई पक्षपात नहीं था, जो कि कहाँ किया जाता था, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में। दिल्ली में इस तरीके का कोई पक्षपात नहीं होता था। 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई। सन 1824 में किसकी स्थापना हुई, दिल्ली की कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई। पहले ये मदरसा था, बाद में इसको कॉलेज का रूप दे दिया 1824 में। इस संस्थान ने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया। यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था। बहुत सारे लोग 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली पुनर्जागरण काल बताते हैं। देखिए पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, जिस समय में विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, जब भी कोई तरक्की की जाती है, कुछ अच्छा काम किया जाता है, विकास होता है, तो उसको पुनर्जागरण कहते हैं। तो पुनर्जागरण काल किसको कहा जाता है, 1830 से 18, देखो पहले तो ये देखिए, आप ये क्वेश्चन आता है कि पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। तो 1830 से 1857 तक का जो बीच का समय है उसको दिल्ली पुनर्जागरण काल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई 1824 में। गुल फरोशान क्या है, ये एक फूलों का त्योहार है। गुल फरोशान क्या है, फूलों के त्योहार को नाम दिया गया है गुल फरोशान। पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण का मतलब होता है कला और ज्ञान, मतलब कला के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में जब तरक्की होती है बहुत, तो उस समय के लिए यूज किया जाता है शब्द पुनर्जागरण, शब्द का प्रयोग होता है। तो 1830 से 1824 के समय को पुनर्जागरण क्यों कहा गया, क्योंकि इस समय में बहुत सारे कॉलेजों की स्थापना हुई, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की हुई, तो इस समय को कहा गया पुनर्जागरण काल। 1857 के बाद क्या हुआ, सब कुछ बदल गया। अब कैसे बदला, उस साल हुए विद्रोह के, एक तो 1857 में विद्रोह हुआ था भारतीयों के बीच और अंग्रेजों के बीच। 1857 का विद्रोह हमारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 1857 के विद्रोह के बाद सब कुछ बदल गया।
उस साल हुए विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया। जब ये 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, जो भारत की जनता है उन्होंने खुद ये निर्णय लिया था कि भाई हम अपना नेता, जो ये बहादुर शाह जफर है, ये आखिरी मुगल सम्राट था। तो हम भारतीयों ने क्या किया था, जो बहादुर शाह जफर है उनको अपना नेता घोषित कर दिया था। 4 महीने तक दिल्ली विद्रोही मतलब अंग्रेजों के नियंत्रण में रही। जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल एक बार तो अंग्रेजों ने हिम्मत हार ली थी, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से अंग्रेजों ने क्या किया, दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया, नए नए कानून बना दिए, लोगों को जेल में डाल दिया। तो 1857 में जो दिल्ली की जो तबाही हुई उस समय, उसको एक प्रसिद्ध शायर है जिनका नाम है गालिब उदासमन। जो गालिब है वो 1857 में दिल्ली की जो तबाही है उसको एक प्रसिद्ध शायर हुआ है गालिब। उन्होंने बड़े ही उदास मन से इन घटनाओं के बारे में अपना गुस्सा व्यक्त किया, और किन शब्दों में किया, जब गुस्साए शेर शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा। गुस्साए शेर किसको कहा, अंग्रेजों को। जब 1857 में भारतीयों ने विद्रोह छेड़ दिया, उनके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी, तो वो एक गुस्सेल जो शेर होता है उसके भांति उन्होंने क्या किया, शहर में वो दाखिल हुए तो उन्होंने क्या किया, बेसहारों को, जिनकी गलती नहीं है बेचारे, उनको मार डाला, घर जला डाले। न जाने कितने औरत मर्द आम और खास तीन दरवाजों से दिल्ली से भाग खड़े हुए। उन्होंने छोटे छोटे समुदाय शहर के बाहर मकबरों में पनाह ली। अगली बगावतों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया। अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा भेज दिया और दरबार बंद कर दिया, महल गिरा दिए, बागों को बंद कर दिया, उनकी जगह अपने सैनिकों की बैरिकेड बना दी। कुल मिलाकर इसमें क्या है, जो प्रसिद्ध शायर है गालिब, उन्होंने बड़े ही दुखी मन से जो 1857 का विद्रोह हुआ था और उसके बाद जो जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी थी उसका वर्णन किया कि किस प्रकार बेकसूर लोगों पर अत्याचार किया गया, उनको मार डाला गया, उनके घर जला दिए गए, कई लोग डर के बाहर चले गए, कहीं और बस गए। जिनको अपना नेता चुना था बहादुर शाह जफर को जनता ने, उनको भी देश से निकाल दिया गया। कुल मिलाकर अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी जो आक्रामक नीति है वो पूरे देश पर लागू की। रेलवे की स्थापना करने और शहर को चार दीवारी के बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शाहजहानाबाद, देखिए ये नाम से कुछ याद आया, शाहजहानाबाद ये कौन सा शहर है जिसकी स्थापना किसने की थी, शाहजहां ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी, शाहजहां ने की थी। और ये देखिए अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, शाहजहानाबाद की स्थापना शाहजहां ने की थी। और कब की थी, 1639 में, 1639 में शाहजहानाबाद की स्थापना शाहजहां ने की थी। और कब की थी, 1639, 1639 में। रेलवे की स्थापना करने और शहर को चार दीवारी के बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को तोड़ दिया गया। रेलवे की जब स्थापना की गई तो शहर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या किया गया, जो ये शहर बसाया था शाहजहां ने, इसकी जो दीवार थी, पश्चिमी दीवार, पश्चिम की साइड जो दीवार थी उनको तोड़ दिया, जिससे कि इसको और ज्यादा शहर को बड़ा किया जा सके। जब अंग्रेज उत्तर की तरफ विकसित हुए तो विशाल सिविल लाइंस इलाके में रहने लगे। अब वे पुराने शहर में भारतीयों के साथ नहीं रहते थे। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में उसे बंद कर दिया गया। जब रेलवे की स्थापना की गई तो इस शहर को बड़ा करने के लिए इसकी दीवारों को तोड़ दिया गया। जो कॉलेज, दिल्ली कॉलेज जो बनाया था, जिसको पुनर्जागरण काल भी कहा गया था जिस समय को, अब उस कॉलेज को बना दिया स्कूल, और धीरे धीरे 1877 कुछ समय के बाद उसको भी बंद कर दिया। अब पक्षपात होना स्टार्ट हो गया था। अब जो अंग्रेज थे वो भारतीयों के साथ नहीं रहते थे, उनके साथ समान बर्ताव नहीं होता था, वो अलग रहते थे। ये देखिए, ये फोटो देखिए, इस तरीके का ये शहर दिखता था। एक नई राजधानी की योजना।
इससे पहले हम अभी हमने जो करा उसको देख लेते हैं। देखिए, हमने पहले स्टार्टिंग में क्या देखा, प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन से हैं, तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है विशहरीकरण किसे कहा जाता है। तो विशहरीकरण का मतलब क्या है, जब अंग्रेजों ने पुराने जो राजा महाराजा थे उन्होंने जो शासन चला रखा था उसको खत्म करके और अपना शासन पे कब्जा कर लिया, तो उसको कहा गया विशहरीकरण। इसके बाद आता है जो शाहजहां है, उन्होंने एक नगर बसाया था, नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था शाहजहानाबाद। इसकी स्थापना 1639 में हुई थी। अब वो किस प्रकार का शहर था, उसकी क्या विशेषता थी, वो सारा इसमें है। दरगाह क्या होती है, खानका क्या होता है, शाहजहां के समय की बात है। दरगाह भी बनाई गई थी, खानका भी बनाया गया था, ईदगाह भी बनाया गया था, कुलदेसे भी बनाया गया था। और ये सब क्या था, ये सूफी संस्कृति जो थी, क्योंकि ये सारे मुसलमान शासक थे ज्यादातर, तो इन्होंने क्या किया था, सूफी संस्कृति को भी आगे बढ़ाने के लिए कई ये इनकी स्थापना की थी। जैसे ये दरगाह हो गया, खानका हो गया और ईदगाह हो गया। अब ये होता क्या है, दरगाह क्या होता है, सूफी संत का मकबरा होता है। खानका वो जगह होती है जहाँ पे यात्री, आने जाने वाले मुसाफिर आराम करते हैं, आध्यात्मिक मामलों पे चर्चा करते हैं, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं। ईदगाह होता है जहाँ पर मुसलमानों का खुला, जहाँ पर सारे मुसलमान मिलके खुली जगह होती है और यहाँ पे वो सारे मिलके प्रार्थना करते हैं, जैसे कि इनकी मस्जिद होती है, नमाज जो पढ़ते हैं उसमें। कुलदेश एक ऐसी जगह होती है जहां पर एक जगह जाके रास्ता बंद हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा इसमें एक अतीत का ध्वंस। 1857 से पहले दिल्ली के हालात कैसे थे, बाकी जगह के कैसे हालात थे। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, ये जो शहर थे यहाँ पर भारतीय और अंग्रेजों के बीच में काफी अलग अलग तरीके का बर्ताव था। जैसे अंग्रेज अच्छी जगह पे रहते थे, जो भारतीय लोग जिनको काले लोगों की संज्ञा दी जाती है, उनके रहने के इलाके अलग थे। लेकिन दिल्ली में इस समय इनके साथ कोई ऐसा पक्षपात नहीं होता था, साथ में रहते थे, साथ में जो त्योहार मनते थे उनमें भाग लेते थे। 1824 में एक दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई और 1830 से 1857 के जो समय है उसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय में बहुत सारे कॉलेज बने। कुल मिला के क्या हुआ, ज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में तरक्की हुई, तो इसको पुनर्जागरण काल कहा गया। उसके बाद हमने देखा जब रेलवे का विकास किया गया तो क्या हुआ, ये जो शहर बसाया था शाहजहां ने, इसकी दीवारें तोड़ के इसको बड़ा कर दिया गया। अब लोगों में फर्क आ गया, अंग्रेजों की और भारतीयों के जो रहने का जगह थी वो मतलब उनका जो रहने की जगह थी वो अलग अलग हो गई। दूसरा, जो दिल्ली कॉलेज बनाया गया था उसको स्कूल बना दिया और धीरे धीरे 1877 में उसको भी बंद कर दिया। अब आता है एक नई राजधानी की योजना। 1857 की बगावत के बाद, बगावत का मतलब होता है 1857 का जो विद्रोह है वो, तो 1857 के विद्रोह के बाद या बगावत के बाद उन्होंने यहाँ बहुत सारे शानदार आयोजन किए। किसने, अंग्रेजों ने। क्या किया, 1877 में वॉयसराय लिटन ने, 1877 में जो वॉयसराय थे वो कौन थे, लिटन थे। उन्होंने जो रानी विक्टोरिया थी उसको भारत की मलिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता ही थी, लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। देखिए इस समय क्या था, 1857 के आसपास जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी, और इस समय क्या हुआ, जो वायसराय थे 1877 में वो थे लिटन। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रानी विक्टोरिया थी उसको भारत की मलिका बना दिया, और ये जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उससे अंग्रेजों ने ये समझ लिया कि लोगों की नजर में मुगल बादशाह का महत्व अभी भी बना हुआ है और वे उसे ही अपना मुखिया मानते हैं। लिहाजा ब्रिटिश सत्ता का मुगल बादशाह और 1857 के बागियों के मुख्य कैद में पूरी तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन किया गया। अंग्रेजों को इस बात का अंदाजा था कि जो मुगल सम्राट है, लोग उनको ही अपना बादशाह मानते हैं, तो इसलिए
ब्रिटिश सत्ता का जो मुगल बादशाह और 1857 के बागियों के मुख्य केंद्र में पूरी तड़क भड़क के साथ उनका प्रदर्शन किया गया। 1911 में जब जॉर्ज पंचम 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया, तो इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन किया गया। देखिए सन 1911 में क्या हुआ, जो जॉर्ज पंचम है, नाम से ही पता चल रहा है कि अंग्रेज था ये। तो ये जो जॉर्ज पंचम था, जब इसको इंग्लैंड का राजा बनाया गया तो दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन किया गया। और अब क्या फैसला किया गया कि भारत की राजधानी अब तक कौन थी, कलकत्ता थी। लेकिन 1911 में क्या कहा गया कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित होगी, कहाँ परिवर्तित होगी, दिल्ली। कलकत्ता राजधानी है लेकिन अब राजधानी दिल्ली को बनाया जाएगा। इसमें देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। एक तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है आपका कि 1877 में किस वॉयसराय ने रानी विक्टोरिया को भारत की मल्लिका घोषित करने के लिए दरबार का आयोजन किया? तो लिटन। और ये भी आ सकता है कि रानी विक्टोरिया को भारत की मल्लिका घोषित कब किया गया? 1877 में, और वॉयसराय लिटन ने किया था। बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये उन भारत की राजधानी कलकत्ता की बजाय दिल्ली स्थानांतरित होगी, ये ऐलान कब हुआ? तो आपको इसमें ये देना होगा सन 1911 में, जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया, तो इस मौके पर भारत की राजधानी कलकत्ता की बजाय दिल्ली करने का ऐलान किया गया। आपको ये बात याद रखनी है कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम जो थे, जिनको राजा बनाया गया इंग्लैंड का, 1911 में तो ये फैसला लिया गया था कि राजधानी भारत की अब कलकत्ता नहीं दिल्ली होगी। लेकिन दिल्ली भारत की जो राजधानी है वो बनी 1912 में। 1911 में फैसला लिया गया कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनेगी, लेकिन दिल्ली कब बनी? 1912 में। अब नई दिल्ली के निर्माण में कितना टाइम लगा? 20 साल। इरादा एक ऐसे शहर बनाने का था जो शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो। क्या सोचा गया कि दिल्ली एक ऐसा शहर बनाया जाएगा जो शाहजहां ने जो जगह राजधानी बनाई थी, या जो शहर बनाया था जिसका नाम शाहजहानाबाद है, उससे थोड़ा अलग होगा। उसमें भीड़ भरे मोहल्लों और संकरी गलियों के लिए कोई जगह नहीं थी। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़क और विशाल परिसरों के बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई थी। सबसे पहले तो क्या सोचा गया था कि जो दिल्ली राजधानी बनेगी भारत की, वो कैसी होगी? खुली खुली जगह होगी, चौड़ी चौड़ी सड़कें होगी, भीड़ भाड़ नहीं होगी। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी, भीड़ भाड़ दिखाई देती थी। लेकिन जो नया शहर है वो स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। अंग्रेजों को भीड़ भरे गंदे इलाके और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत, जो अंग्रेज थे उनको गंदगी पसंद, मतलब जो भीड़ भाड़ जगह होती थी वो ये मानते थे कि ऐसी जगह जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बीमारियां ज्यादा होती है। तो ये ध्यान रखा गया कि जो नई दिल्ली है उसमें जल आपूर्ति का ध्यान रखा जाएगा, गंदगी के निकास और नालियों की पूरी व्यवस्था तैयार की जाएगी, ज्यादा से ज्यादा उसको हरा भरा बनाया जाएगा, बड़े बड़े पार्क बनाए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे कि ताजी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। तो कुल मिला के जो दिल्ली का निर्माण में 20 साल लगे, वो क्या सोचने में लगे, क्या करने में लगे कि दिल्ली को बहुत सुंदर जगह बनाया जाए, हरा भरा, खुली खुली जगह, ना कहीं गंदगी हो। इन बातों का ध्यान रखा गया। अब विभाजन के बाद जीवन। 1947 में भारत के विभाजन जब हो गया, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। उसके बाद किस तरीके का जीवन लोगों ने व्यतीत किया? 1947 में भारत के विभाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल गए, शहर की संस्कृति बिल्कुल भिन्न हो गई। उन विभाजन के बाद क्या हुआ? पहले पूरा देश एक था, अब देश के टुकड़े करके दो देश बना दिए। तो लोगों के काम करने का तरीका, उनकी संस्कृति, सब कुछ बदल गई। जब स्वतंत्रता भारत को स्वतंत्रता मिली, पाकिस्तान जब आजाद हुआ, तो कुछ टाइम बाद ही बड़े बहुत खतरनाक और क्या था, स्वतंत्रता विभाजन के बाद क्या हुआ कि बहुत बड़े लेवल पर भयंकर दंगे स्टार्ट हो गए। दिल्ली में जो है हजारों लोग मारे गए, उनके घर बार लूट कर जला दिए गए। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थी ने ले ली।
शाहजहानाबाद में लावारिस मकानों पर कब्जे के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे। कई बार उन्होंने मुसलमानों से भाग जाने और अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर भी किया। देखिए, कुल मिला के इसका कहने का मतलब क्या है, इसमें पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है। जब भारत का विभाजन करके भारत के ही टुकड़े करे गए और उसके दो देश का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान, तो होगा क्या, भारत से कई लोग पाकिस्तान में जाएंगे, कई पाकिस्तान से भारत में आएंगे। अब जो लोग वहां रह गए, जो वहां हिंदू है, पाकिस्तान में जो हिंदू है वो वहां शरणार्थी बन गए, शरणार्थी हो गए ना, क्योंकि वो यहाँ के हैं। और जो हिंदुस्तान में, जो भारत में मुसलमान बच गए, जो मुसलमान चले गए वो तो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन कुछ मुसलमान भारत में भी रह गए ना अभी, तो वो यहाँ पे शरणार्थी बन गए, तो उनके लिए बहुत समस्या आई, रहने की समस्या, और बहुत सारे दंगे भी हुए, लूट मार हुई खूब। कुल मिला के जो स्थिति थी वो काफी भयंकर थी। काम करने के तरीके बदल गए लोगों के। अब इतने साल से जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उनको अचानक से दूसरे देश में जाना पड़ा, मान लो यहाँ पे मुसलमान है, उनको पाकिस्तान जाना पड़ गया, तो उनके काम करने का जो रोजगार था, जो उनका घर था, सब सब बदल गया। वहां जाके नए तरीके से बसना, नए तरीके से अपना काम शुरू करना, ये काफी समस्या उस समय दिखने लगी। जो लोग यहाँ से गए थे उनकी जगह आए शरणार्थियों की निपुणता और काम धंधे बिल्कुल अलग थे। पाकिस्तान जाने वाले बहुत सारे मुसलमान कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर थे। दिल्ली आए नए लोग ग्रामीण, भूस्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। विभाजन ने उनकी जिंदगी और उनके व्यवसाय बदल दिए। फेरी वाले, पटरी वाले, बढ़ई और लुहार के तौर पर उन्होंने नए रोजगार अपनाए। इनमें से बहुत सारे नए व्यवसाय में काफी सफल भी थे। कहने का मतलब वही है कि जब देशों का बंटवारा हुआ, तो लोगों के काम करने के तरीके सब परिवर्तित हो गए। अब आगे क्या हुआ, टूटी फूटी नहरें इस तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी, तो क्या किया गया, 19वीं सदी के आखिर में शाहजहानी नालियों को बंद कर दिया गया। शाहजहां के समय में जो नालियां बनाई गई थी उनको बंद कर दिया गया। खुली नालियों की व्यवस्था विकसित की गई। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, तो धीरे धीरे ये व्यवस्था भी असफल होने लगी। बहुत सारे अमीर लोगों को सड़क किनारे बहती नालियां और उफनते खुले नालों की बदबू परेशान करती थी। दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी एक अच्छी निकासी व्यवस्था पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थी। अब हुआ क्या, धीरे धीरे जो शाहजहां के समय में सड़कों की व्यवस्था की गई थी, उसमें भी काफी परेशानी आई। खुली नालियां थी, और जो अमीर लोग थे उनको उससे दिक्कत होने लगी, तो धीरे, और जो दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी थी वो भी क्या करती थी, वो पैसा खर्च नहीं करती थी किन चीजों पे, सड़कों के निर्माण पे, व्यवस्था पर, जो सड़कें बनती थी, जो नालियों की व्यवस्था होती थी, जो शहरों की व्यवस्था होती थी। तो कुल मिला के अब जो साफ सफाई पहले दिखाई देती थी, अब उसमें परिवर्तन आ गया। हवेलियों का पतन, पतन होता है खत्म होना, नष्ट होना। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुगल कुलीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहते थे। जो मुगल रहते थे वो बड़े बड़े हवेलियों में रहते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो भी नष्ट होने लगी। पहले एक ही हवेली में बहुत सारे परिवार मिलकर रहते थे। खूबसूरत फाटक से भीतर जाने पर हवेली के अंदर आप एक खुले अहाते में पहुंच जाते थे। इसके चारों तरफ मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे, जिनका सिर्फ पुरुष ही इस्तेमाल करते थे। पहले हवेलियां कैसी होती थी, खुली हवादार हवेली, और इतनी बड़ी होती थी कि कई परिवार मिलके एक ही हवेली में रहते थे, बड़े बड़े कमरे होते थे। अब बहुत सारे मुगल अमीर ब्रिटिश शासन के समय इन विशाल के इमारतों को संभालने की हालत में नहीं थे। फलस्वरूप हवेलियां बंटने लगी। अब वो हवेलियां बंटने लगी, उनके हिस्से को बेचा जाने लगा। हवेलियों के जो हिस्से सड़क पर खुलते थे वहां दुकानें या गोदाम, जो सड़क की तरफ हवेलियों के जो हिस्सा सड़क की तरफ खुलता था वहां पे बहुत सारी दुकानें बन गई। कुल मिला के जो मुगलों के समय में जो व्यवस्था थी, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगी, परिवर्तित होने लगी। योजना, नगर पालिका क्या करती है, योजना बनाती है, नगर पालिका योजना बनाती है। 1931 की जनगणना से पता चलता है कि पुराने शहर के इलाके में भयानक भीड़ है। यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ में केवल 3 लोगों का ही औसत था।
ये देखिए, पुराने शहर के बिगड़ते हालात के बावजूद उनका फैलना जारी रहा। पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट गुट योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार की। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्या याद करना है, रॉबर्ट क्लार्क ने कौन सी योजना तैयार की, तो आपको लिखना है रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट, ये जो है लाहौर गेट नाम से जो योजना है वो तैयार की। और इसका प्लानिंग क्या थी इसके पीछे, कि यहाँ के निवासियों को पुराने शहर से अलग एक नए इस तरह के चौराहे की तरफ धकेला जाए। इस चौराहे पर चारों तरफ दुकानों की कल्पना की गई। इस पुनर्विकास में सड़कों के लिए जाल वाली संरचना तैयार की गई। सभी सड़कों की चौड़ाई, आकार और स्वरूप एक जैसा होना था, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे सड़कों की लंबाई और चौड़ाई सेम होगी, थोड़ी भीड़ भाड़ होगी लेकिन दुकानें ज्यादा होगी। मोहल्लों के निर्माण के लिए जमीन को एक जैसे टुकड़ों में बांट दिया गया। इस नए स्थान को क्लार्कगंज, क्योंकि क्लार्क जो थे, ये देखिए ये जो नाम है रॉबर्ट क्लार्क है, इन्होंने ये प्लानिंग की थी, तो इस योजना का नाम, इसके नाम, इस ये जो जगह बनाई गई, इस जगह का नाम भी इनके नाम पर ही है। देखो क्लार्कगंज, क्योंकि क्लार्क ने ये योजना बनाई थी तो इस जगह को क्या नाम दिया, क्लार्कगंज। यह कभी पूरा नहीं हो पाया और उसने पुराने शहर को भीड़ से आजाद कराने में कोई मदद नहीं की। 1912 में भी इस नए स्थानों की जलापूर्ति और निकासी की व्यवस्था बहुत खराब थी। आपको सिर्फ याद क्या रखना है इसमें, रॉबर्ट क्लार्क योजना। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में किया गया। अब ये सुधार, दिल्ली सुधार ट्रस्ट क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन कब हुआ, 1936 में। अब ये क्या है, इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए। यहाँ पार्कों के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बने। मकानों के भीतर निजता की नई सोच के हिसाब से जगह बटी हुई थी। बहुत सारे परिवार या समूह साझा जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि मकान के भीतर एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए अलग अलग जगह होने लगी। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन कब हुआ, 1936 में। अब देखो ये क्या था, जैसे दरियागंज जो जगह है, कुछ कुछ ऐसे इलाके थे। अब पहले लोग इकट्ठे, एक मकान में बहुत सारे लोग परिवार इकट्ठे रहते थे। अब क्या हुआ, मकानों के अंदर निजता होता है, मतलब पर्सनल लाइफ को देखते हुए सबकी जगह को बांटा गया। हर व्यक्ति का जैसे अलग कमरा, एक ही मकान के अंदर एक ही परिवार के जो मेंबर होंगे उनके लिए अलग अलग रूम होंगे, अलग अलग जगह होगी। इसको ध्यान में रखा गया। तो ये थी दिल्ली सुधार ट्रस्ट 1936 में। तो लेसन हमारा यहाँ खत्म होता है। इसकी जो पीडीएफ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। पूरे लेसन को अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को। इसके जितने भी क्वेश्चन थे सारे आंसर आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था इस लेसन में वो मैंने आपको सारा बता दिया। ये देखिए वी शहरीकरण क्या है, जब अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं के शासन का अंत करके अपने हाथ में सत्ता ले ली तो उसको कहा गया वी शहरीकरण। अब ये देखिए, नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की नगर योजना में तीन फर्क। ये जो शाहजहानाबाद है ये वही है जो शाहजहां ने बनाई थी, जो 1639 में। खुली खुली जगह, सामने चांदनी चौक, लाल पत्थर से बनी हुई इमारत, ये सारा। फिर आपको इसके और जो नई दिल्ली की जो योजना बनी थी उसमें तीन अंतर बताने हैं। मद्रास जैसे शहरों के गोरे इलाकों में कौन रहता था, अंग्रेज रहते थे। काले इलाकों में कौन रहते थे, भारतीय रहते थे। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। आप लेसन को अच्छे से देखिएगा।